दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे आज देख रहे हैं। हमारा जो देश की दिशा यह जो प्रोग्राम है, इस पर मैं आपके आज लेकर आया हूं आपके सामने। देश की दशा और दिशा, यह प्रोग्राम का हमारा मकसद होता है कि हम आपको राजनीतिक और देश में जो भी उथल पुथल चल रही हैं उसकी आपको विस्तृत और सिलसिलेवार जानकारी आपको दे। आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वह जानकारी है नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जिसे एनसीपी के नाम से जाना जाता है। और यह महाराष्ट्र से शुरू हुई पार्टी है। सन 1997 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी और लगभग 97 के बाद से पार्टी यह लगातार सक्रियता से रही। पिछले बार का आपने गुजरात चुनाव देखा है। गुजरात चुनाव में जो प्रफुल्ल पटेल है, इन्होंने हर विधानसभा की सीट पर अपना झंडा दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ खासी सफलता गुजरात में मिली नहीं है। लेकिन जो महाराष्ट्र में जो उनको सफलताएं मिलती है, या यहाँ से यूँ कहे शरद पवार उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उसके बाद यानी सेकंड टर्म में अगर कोई खड़े हैं नेता तो वह है प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के। शरद पवार के बाद उन्हें ही उस पार्टी का एक दमदार और एक दबंग नेता भी कहा जाता है। वैसे तो शरद पवार यह बारामती से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और जो प्रफुल्ल पटेल है यह गोंदिया से बिलोंग करते हैं, और गोंदिया भी यह महाराष्ट्र का ही एक हिस्सा है, वहीं का एक ज़िला है। लगभग दर्शकों मैं आपको बता दूं कि एनसीपी जो पार्टी है, यह पार्टी अपने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर चुकी है। और राष्ट्रीय स्तर पर जैसे शरद पवार इस पार्टी के इसमें से पहले की यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं भारत सरकार में। हालांकि पिछली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा किन्हीं कारणवश, वैसे ही प्रफुल्ल पटेल ने भी किसी कारणवश लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन सीधे तौर पर वह राज्यसभा सांसद जरूर बन गए। और लगभग यह जो सारा जो वाकया है, यह सारा जो वाकया जो घटनाक्रम है, यह घटनाक्रम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एनसीपी का अब जो पिछला अभी जो एनएमसी का नागपुर का और बहुत सारे चुनाव अभी होने बाकी है, जो महानगर पालिकाएँ हैं उनके चुनाव होने बाकी है, और उनमें उन्होंने अपनी एक ज़मीनी तौर पर एक ज़मीनी ग्राउंड बेस बनाने का उन्होंने एक छोटा मोटा प्रयास किया हुआ है, ऐसा ही कहा जा सकता है, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है। लगभग दर्शकों मैं आपको बता दूं कि पिछले बार प्रफुल्ल पटेल ने जब नागपुर आए हुए थे और उन्होंने पार्टी को यहाँ मजबूत करने का काफ़ी प्रयास किया, उस समय क्या कहा था वह भी मैं वीडियो आपको दिखा देता हूं। उन्होंने हमारे ही चैनल पर उन्होंने लाइव प्रसारण में हमें बताया था कि वो क्या करना चाहते हैं नागपुर में, वो अभी मैं आपको पहले दिखा देता हूं। व्यक्ती आहे, सन्माननीय राजनेता आहे आणि त्यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे आणि मी त्यांच्या इथे प्रवेश करून घेण्यासाठी आणि त्यांचा स्वागत करण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी आलेलो आहोत। मला आनंद आहे की नागपूर शहरामध्ये ज्या पद्धतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा विस्तार होऊन राहिलेला आहे आणि सर्वमान्य आहे, म्हणजे असं नाही की कुठल्या वर्गासाठी की कुठल्या जातीसाठी, सर्वांना सोबत घेऊन चालणारा आमचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आपण पाहत असाल की मागील वर्षभरामध्ये खूप म्हणजे त्याचा विस्तार झाला आहे, प्रगती झाली आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये कॉर्पोरेशनचे निवडणूक असो किंवा येणाऱ्या काळात विधानसभेसुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आता त्याची उपस्थिती नोंदवतील हे मला खात्री आहे। राज्यात सगळ्यांच्या सोबत आहो आम्ही, काही कुठल्याही पक्षाच्या व्यक्तीला आमच्याकडे यावं की तिथे जावं असं आम्ही कुठेही करत नाही, पण आता स्थानिक स्तरावर थोडाफार इकडे तिकडे हे होते, पण असं काही माझ्या मते शेखरभाऊ कुठल्याही पदावर नाही, काहीच नाही, आणि त्यांनी राजीनामा देऊन बरेच दिवस झालेले आहे आणि त्यांनी स्वतः इच्छा व्यक्त केली। आम्ही काही असा नाही आहे की एखादा पक्ष आमच्या सरकारी पक्षाला कमी करायचा आणि आमचा पक्ष वाढवायचा, असं आमची अजिबात मनस्थिती आहे। महानगरपालिकेच्या दृष्टीने महानगरपालिकेत आम्ही चांगल्या पद्धतीनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी चांगल्या रीतीनं या निवडणुकीमध्ये भाग घेतील आणि बघू आता आमची जे फायनल जे पॉलिसी रणनीती असेल ते इलेक्शनच्या आसपास आम्ही ठरवू, पण पहिला आमचा एकच निर्धार आहे की आमचा पक्ष इथे मजबूत करायचा आणि प्रत्येक वॉर्डामध्ये आमची उपस्थिती आणि चांगल्या रीतीने उपस्थिती तिथे तयार.
म्हणजे अनिल एक माहिती असं आहे, समोर येत आहे. असं आहे, मी हे फक्त टी व्ही आणि काही वर्तमानपत्रात मी बातमी पाहिली आहे, पण मी त्याच्यावर भाष्य मी आज करणार नाही, कारण अधिकृत काय आहे नेमका मलाही समजलेला नाही आहे. आणि जे विषय न्यायालयीन म्हणजे आहे. जैसा दर्शकों आपने अभी जो देखा था, यह वीडियो था प्रफुल्ल पटेल का। इस प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा था कि वह एनएमसी के, नागपुर एनएमसी के हर सीट पर अपना चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा उन्होंने अपने इसमें कहा था। ज़मीनी तौर पर मैं आपको बता दूं, अब यह एनसीपी की बात निकली है और महाराष्ट्र की राजनीति में ही वो सक्रिय है, क्योंकि महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार के इससे बनाया हुआ एक 3 पार्टियों का बना हुआ सरकार है, जिसमें शिवसेना यह मुख्यमंत्री के इस पर है और एनसीपी जो है वह उप मुख्यमंत्री के पद पर है और कांग्रेस जो है वह अन्य मंत्री पदों को लेकर सामने बढ़ रही है। तीनों पार्टियां अपनी एक कोलैबोरेशन कर अपने सरकार महाराष्ट्र में चला रही है और इनका विरोधी पक्ष जो है वो काफ़ी बड़ा, मजबूत और सक्रिय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनका विरोध करती है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब केंद्र में यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, तब सुषमा स्वराज जो भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेता कही जाती थी और सुषमा स्वराज जी का एक मैंने देखा था कि वह सदन की विपक्ष की जब नेता बनी थी, तब हमने उनके ऊपर एक आर्टिकल भी पब्लिश किया हुआ था। सुषमा स्वराज जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हम अभी इस बार एनसीपी जो पार्टी है उस पर हमारा कॉन्सेंट्रेट करके है। और आज का जो विषय भी है हमारा नागपुर का जो एनएमसी कारपोरेशन का जो चुनाव होने वाला है, उसी पर हम अभी आपसे चर्चा करने वाले। एनएमसी का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के मद्देनज़र देखा जाए तो नागपुर में जो पहले यहाँ के जो अनिल देशमुख है, वह जब यह पार्टी यानी जब इनकी सरकार बनी, मौजूदा सरकार महाराष्ट्र में बनी, तो उन्हें गृह मंत्री बनाया गया था, उनके तरफ गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन सेंट्रल की जितनी भी एजेंसियां हैं, उसके चलते एक कंप्लेंट के आधार पर उनको अभी भी जेल में रखा गया है। और ऐसे में नागपुर का जो राजनीतिक जो बवंडर है, वह कहीं ना कहीं एनसीपी अपनी ज़मीनी तौर पर हकीकत को भुला चुकी है और उसी को मजबूत करने के लिए प्रफुल्ल पटेल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और प्रफुल्ल पटेल का मेहनत करना भी लाजमी है, क्योंकि उनका जो खुद का जो ज़िला है गोंदिया भंडारा, जहाँ से वो लोकसभा चुनाव वगैरह लड़ते हैं, उसमें भी वे अपनी जो जिला परिषद की दावेदारियाँ थी उसमें वो काफ़ी अच्छा ये नहीं कर पाए। उसके पीछे का भी एक कारण है, वो कारण मैं आपको किसी अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि उनकी ज़मीनी तौर पर गोंदिया भंडारा में क्या उनकी अहमियत बची हुई है और वो किस तरीके से वहाँ की चुनाव क्यों हारते। पहले तो मैं बता दूं, अभी आने वाले आगामी समय में जो एनसीपी के जो एनसीपी चुनाव लड़ने का मानस बनाए बैठी है, लगभग 5 या 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। लेकिन अभी भी यहाँ एनसीपी का, जब हमारे चैनल के माध्यम से हमने जो नागपुर का एक सर्वे का रिपोर्ट मंगवाया है, उस सर्वे रिपोर्ट में ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि एनसीपी लड़ेगी चुनाव, लेकिन वह अपनी जीत तय नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके जो उम्मीदवार है या उनका जो मतदाताओं का जो वोटर कैरेट जो होता है, वह उनका काफ़ी कम मात्रा में है, क्योंकि उनके पास कैडर वोट जो कहे जाते हैं एनसीपी के पास, वह नाम शेष है। एनसीपी एनालाइज में जब चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस के कैडर वोट के आधार पर ही चुनाव में अपना परचम लहरा पाती है। अन्यथा उनके जितने भी जो नेता है, ये बड़े लेवल के नेता होते हैं और काफ़ी पैसे वाले नेता होते हैं, करके उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो चुनाव है यह बहुत ही सहज और सरलता से जीत जाएंगे। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जब चुनाव का जो दौर आता है, काफ़ी पैसा खर्च होता है, मतदाताओं को रिझाने के कई लुभावने वादे किए जाते हैं एनसीपी की तरफ से, लेकिन मतदाताओं का रिझान एनसीपी की तरफ इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पास ज़मीनी तौर पर कैडर वोट नहीं होता और जिनको इन्होंने अपनी जो उम्मीदवारी दी हुई है, वह उम्मीदवारी हारने के हिसाब से ही दी जाती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब भी इनके अभी जो भी हमने सर्वे की है, जहां भी इन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित करते हैं, वहां का जो आम पब्लिक है, जो आम मतदाता है, उसमें उसको निगेटिवता से देखा जाता है, यानी उसे कभी भी पॉजिटिव तरीके से देखा नहीं जाता। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।